Good morning. Today is 22nd of February 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, तमिलनाडु की एक पार्टी है एआईडीएमके, वो काफी फैक्शंस में डिवाइड हो चुकी है। एआईडीएमके के इंटरनल क्राइसिस की बात की गई है इस आर्टिकल में, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है फ्रांस से रिलेटेड आर्टिकल है। फ्रांस में कल चुनाव होने जा रहे हैं, तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है इस आर्टिकल के अंदर में। बीच का जो आर्टिकल है पाकिस्तान से रिलेटेड ये आर्टिकल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम आया पनामा पेपर्स लीक में, और काफी सारी उन्होंने शेल कंपनीज बनाई थी और करप्शन किया था, इस प्रकार के आरोप नवाज शरीफ पे लगे। तो अभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने एक जांच कमेटी गठित करने की मांग करी है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए करप्शन की जांच करेगी। और वैसे तो देखिए पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, लेकिन पाकिस्तान में बड़े जो घटनाक्रम होते हैं उसका साफ साफ फर्क पड़ता है इंडिया पर भी, क्योंकि डीप स्टेट का कंसेप्ट है। इसे भी जानेंगे कि आखिरकार डीप स्टेट क्या होता है। नीचे का जो आर्टिकल है लोकपाल से रिलेटेड ये आर्टिकल है। लोकपाल का बिल पास हो गया, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति अभी भी नहीं की जा सकी है, तो काइंड ऑफ एक प्रकार से सरकार को क्रिटिसाइज किया गया है इस आर्टिकल में। और लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है और लोकपाल के बिल को सरकार डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बैकग्राउंड के साथ इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। आज शनिवार यानी सैटरडे है, काफी सारी फैक्चुअल डिटेल्स ग्राउंड जीरो के तौर पे आती है यहाँ पे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रांस से रिलेटेड आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। फ्रांस की आप लोकेशन देख लीजिए मैप में, मैप रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे ये फ्रांस है, एक सेकेंड हाईलाइटर यूज करते हैं। ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, यहाँ पे ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड काइंड ऑफ न्यूट्रल कंट्री रहता है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं। ये जर्मनी है, यहाँ पे बेल्जियम है, और जो ये है नीदरलैंड है, ये यूके है, ये आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इनका जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी अच्छा रहता है इनका, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इन कंट्रीज़ का। और यहाँ पे पोलैंड और यूक्रेन, और ये लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, वो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। आगे रशिया आ जाता है, तो काइंड ऑफ रिवाइज हो गया बस। तो ये देखिए कल फ्रांस में इलेक्शंस होने जा रहे हैं यानी संडे को। तो वैसे तो देखिए 11 उम्मीदवार वहाँ पे मुख्य तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वहाँ पे सिर्फ 4 जो हैं वो सेकंड राउंड में पहुंचने की कगार में हैं, मतलब पहुंचेंगे तो 2 ही। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि फ्रांस में इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। देखिए फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ने के लिए 2 राउंड्स होते हैं। पहले राउंड में तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, ना सिर्फ कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, इवन कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। मान लीजिए 11 कैंडिडेट्स हैं, और लेकिन देखिए इसके बाद में अगर 11 कैंडिडेट्स को किसी को भी 50% से वोट ज़्यादा नहीं मिले हैं तो फिर सेकंड राउंड होगा, समझ गए। यानी 11 कैंडिडेट्स में पहले राउंड को अगर किसी को 50% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो उसकी जीत हो जाएगी। लेकिन अगर पहले राउंड में अगर 11 कैंडिडेट्स में एग्जाम्पल के तौर पे माने तो किसी को भी 50% वोट नहीं मिल रहे हैं, तो एक सेकंड राउंड होगा। और सेकंड राउंड में कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिर्फ 11 कैंडिडेट्स में, यानी पहले राउंड के जो 11 कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर रहेंगे वो सेकंड राउंड में जाएंगे, और सेकंड राउंड में फैसला हो जाएगा कि कौन से कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, समझ गए। तो इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है इंडिया में? इंडिया में तो यूं होता है कि कई सारे जो है कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे, तो जिसके सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा, चाहे 50% से ऊपर हो या कम हो। मान लीजिए इंडिया में 6 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, 5 मान लीजिए 5 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 3 क्या है 20-20-20, और 1 क्या है 21, और 5वें क्या है 19। तो जिसके 21 आए वो इलेक्शन जीत जाएगा इंडिया में। फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी सबसे ज्यादा इसको मिले। 50% की कंडीशन पूरा करना आवश्यक नहीं, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं। फ्रांस में ऐसा देखते हैं कि पहले दौर में जो 2 कैंडिडेट्स जिनके सबसे ज्यादा वोट्स आए थे वो सेकंड दौर में जाएंगे। अगर 50% की कंडीशन को वो पूरा नहीं करते हैं तो सेकंड राउंड में दोनों में से एक के तो 50% आएंगे ही, नेचुरल सी बात है ये, तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी 11 कैंडिडेट्स अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उम्मीद ऐसे कर रहे हैं कि जो 4 कैंडिडेट्स हैं वो अगले राउंड में जाने की पोजीशन में हैं। चारों में से कोई भी 2 जा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बताया भी गया है इनके बारे में। ला पेन के बारे में ये बताते हैं, बहुत ज़्यादा राइट विंग की कैंडिडेट हैं। राइट विंग की कैंडिडेट कैसे? जैसे ये देखिए वो सब बातें करती हैं, यानी नेशनलिज्म की बात करती हैं और यूरोस्केप्टिक हैं। ये कहती हैं कि जैसे ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर दिया, फ्रांस को भी यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर देना चाहिए। और जैसे एंटी ग्लोबलाइजेशन की बात ट्रंप करते थे, वैसे ही ये बात करते हैं। जैसे जो रेडिकल इस्लाम की बात करते थे ट्रंप, वैसे ही ला पेन भी रेडिकल इस्लामाइजेशन की बात करते हैं। तो ये सारी वो ही बातें करती हैं जो ट्रंप कर रहे थे। तो राइट विंग की काइंड ऑफ कैंडिडेट हैं। जो ये है मार्कोन,
ये कैंडिडेट हैं, ये बात करते हैं प्रो बिजनेस की बात करते हैं, और ग्रेजुअली रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं, लेबर रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं, फिलोन रेडिकल रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको हटा दिया जाए, फ्रांस के साथ रिलेशंस ठीक किया जाए, इकोनॉमिक जो है वहाँ पे रिलेशंस में या फिर इकोनॉमिक पोजीशन में रेडिकल चेंज लाया जाए, इस तरह की बात करते हैं। तो ये है, बस इतना ही जानने की आवश्यकता है। नोट्स मत बनाइएगा, बस थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि कल परसों जो रिजल्ट आएगा इसका, तो फिर बड़े बड़े आर्टिकल्स आएंगे, तो थोड़ा हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो अब देखिए अगला जो है ये है पाकिस्तान से रिलेटेड ये आर्टिकल है। आपको याद होगा पिछले साल की ये बात है, बहुत बड़ी पनामा पेपर्स की कंट्रोवर्सी हुई थी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पनामा है कहाँ। पनामा एक जगह है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एक फर्म थी, फोरेंस का नाम था उसका फर्म का, और उनके देखिए पेपर्स लीक हुए थे काफ़ी ज़्यादा। क्या थे उन पेपर्स में? उन पेपर्स में काफ़ी तरह के डॉक्यूमेंट्स थे सेल कंपनीज़ के। ये सेल कंपनीज़ क्या काम आती है, देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ इसका। सेल कंपनीज़ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो फ्रंट के तौर पे काम करती हैं, सिर्फ असल में कोई काम नहीं करती हैं सेल कंपनीज। और इन सेल कंपनीज का यूज किया जाता है दो तीन चीज़ों के लिए। या तो यूज किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर इनका यूज किया जाता है टैक्स को अवॉइड करने के लिए। मान लीजिए हमारे देश में कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है लेकिन वो टैक्स नहीं देना चाहता, तो वो क्या करेगा, इस तरह की कोई सेल कंपनीज बनाएगा और विदेश में बनाएगा, वहाँ पे अपना धन छुपा के रखेगा। तो पनामा में ये जगह है, यहाँ पे जो फर्म थी वो एक प्रकार से सहायता करती थी वर्ल्ड के जो अमीर लोग हैं जो अपना टैक्स नहीं देना चाहते थे या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते थे, उनको सहायता करती थी इस प्रकार के कामों में। लेकिन इनके जो पेपर्स थे वो लीक हो गए। पनामा में ये फर्म थी, उनके पेपर्स लीक हो गए और दुनिया को पता लग गया कि काफ़ी सारे ऐसे लोग जैसे कि नवाज शरीफ, हमारे देश में अमिताभ बच्चन का भी नाम सामने आया था कि इन लोगों ने टैक्स चोरी करके यहाँ पे सेल कंपनीज के थ्रू अपना पैसा छुपा के रख रखा है। तो अब आप सोचोगे कि ये जो है यहीं पे क्यों है, मतलब काइंड ऑफ पनामा की तो फर्म थी, लेकिन जो ये पैसा छुपा के रखते हैं, कहाँ छुपा के रखते हैं? ये पैसा छुपा कर रखते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में जहाँ पे एक प्रकार से जो सीक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब सोच के देखिए, यूएस या यूके में तो ये छुपा के रखेंगे नहीं, यूएस और यूके में तो ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा है और काइंड ऑफ काफ़ी सारे ऐसा पैसा तो है ही यूएस और यूके के लोगों का है, तो यूएस और यूके के लोगों को, यूएस और यूके की सरकारों को तो उसी टाइम पता लग जाएगा। तो इसलिए ये वो देश, वो छोटे छोटे आइलैंड ढूंढते हैं जैसे कि मालदीव मान लीजिए, हांगकांग मान लीजिए, जहां पे ना सीक्रेसी काफी ज्यादा है, वहां के लॉज कानून ऐसे हैं, टैक्स काफी कम लगता है, लेकिन बैंक्स लॉज में सीक्रेसी काफी ज्यादा है, आप पैसा छुपा के रख सकते हो। तो समझ गए, ये सारा माजरा था। तो पनामा की फर्म के पेपर्स लीक हो गए तो दुनिया को पता लग गया कि जैसे नवाज शरीफ ने अपने पैसे छुपा के रखे हैं, उन्होंने एक सेल कंपनीज बना के रखी है, तो इस प्रकार से ये पेपर्स लीक थे। तो अब आगे जानते हैं पाकिस्तान से क्या संबंध है इनका। यहां पे देखिए, अब इन पनामा पेपर्स लीक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी नाम आया। इसमें पेपर्स में इस तरह की बात का खुलासा हुआ कि इन्होंने पनामा पेपर्स में लीक हुआ कि सेल कंपनीज इन्होंने बना के रखी है और उन सेल कंपनीज ने एक प्रकार से डील किया, लंदन के अंदर में फ्लैट्स का खरीद फरोख्त करी, इस प्रकार की बातों का खुलासा हुआ। तो अब देखिए बात यूं है कि जो ये बात आई फ्लैट्स की और जिसके मालिक ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, पाकिस्तान के अंदर में इन्होंने जो अपनी एसेट का खुलासा कर रखा है, अपनी वेल्थ का खुलासा कर रखा है, इसमें इन्होंने इन 4 फ्लैट्स को नहीं बता रखा था, यानी इन 4 फ्लैट्स का इन्होंने डिक्लेरेशन नहीं करके रखा था। समझ गए? तो इस प्रकार के करप्शन के आरोप लगे नवाज शरीफ के ऊपर में कि इन्होंने करप्शन करके पाकिस्तान से एक प्रकार से इलीगल ढंग से पैसा कमाया और उसको भेज दिया बाहर के देशों में और उससे फ्लैट खरीद लिए। समझ गए? ये सारा कहानी थी। तो अब बाद में जब ये खुलासा हुआ तो वहाँ पे इमरान खान, आजकल देखिए इमरान खान जो आपको याद होगा क्रिकेट भी ये खेलते थे, और आजकल ये वहाँ की इस्टाब्लिशमेंट की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पे मिलिट्री भी आती है, सुप्रीम कोर्ट भी आती है, जुडिशरी भी आती है। तो वहाँ की इस्टाब्लिशमेंट के आजकल फेवरेट चल रहे हैं इमरान खान। इमरान खान ने वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया नवाज शरीफ के खिलाफ में। तो देखिए, अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं आर्टिकल में, ये कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है एक तरह से जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की वैसे नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट तो अपील हैंडल करती है, लेकिन वहाँ की पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट ही एक प्रकार से वहाँ पे कोई जा सकता है, पॉलिटिकल मैटर्स को डायरेक्ट हैंडल करती है। हमारे केस में तो यूँ होता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट तो पहले आप छोटी कोर्ट में जाओगे, फिर आप हाई कोर्ट में जाओगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। कुछ मुद्दे ऐसे हैं हमारी, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों, फंडामेंटल राइट्स, या फिर वो सब हमें पता है, लक्ष्मीकांत में जो हमने पढ़ा है, डायरेक्ट जा सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल मैटर्स हों। लेकिन आमतौर पर हमारी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक प्रकार से अपीलेट कोर्ट है। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल कहता है कि काफ़ी तरह से इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स के अंदर में,
और काइंड ऑफ अपने हिसाब से अपने जो इस्टेब्लिशमेंट के जो फेवरेट्स होते हैं उनको एक प्रकार से हाईलाइट कर देती हैं, उनके पक्ष में ओपिनियन शेप कर देती है, और जो इनके खिलाफ में होते हैं उनके खिलाफ में जजमेंट दे देते हैं या फिर ऐसा कुछ ये कर देते हैं। तो आजकल इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट चल रहे हैं, नवाज शरीफ जो हैं आजकल इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट नहीं चल रहे हैं। तो काइंड ऑफ अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा नवाज शरीफ से कि हाँ भाई बताओ आपके पास पैसा कहां से आया, ये फ्लैट्स हैं वो कहां से आए। काइंड ऑफ इनका देखिए मेन कहना यह था कि आपके अकाउंट्स हैं बाहर देशों में, कोई बात नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एतराज हमें इस बात पे है कि वहां पे जो धन है वो आपने पाकिस्तान से इलीगल रूप से कमाया है। तो इनसे पूछा गया कि बताइए आप पैसा कहां से आया, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढ के आए। इन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास जो पैसा है ना, उस फ्लैट्स जिस पैसे से मैंने फ्लैट्स खरीदे, कतर की रॉयल फैमिली, जी हाँ बिल्कुल सच है, इन्होंने इस तरह की एक्सप्लेनेशन दी। इन्होंने कहा कि देखिए मेरे फादर ने, नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे फादर ने, जिसका नाम है मोहम्मद शरीफ, इस तरह से उनका कोई नाम था, मियां मोहम्मद शरीफ, उन्होंने कतर की फैमिली का रियल एस्टेट का बिजनेस था, वहां पे इन्वेस्ट किया था। 1980 की ये बात है। तो कतर की फैमिली ने मुझे पैसे रिटर्न किए वो, और उससे मैंने फ्लैट्स खरीदे लंदन के अंदर में। इस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। हालांकि देखिए काफ़ी तरह की कमियां थी इस एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि जो टाइमलाइन थी वो मैच नहीं कर रही थी। कब रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदी गई कतर में, कब ये फ्लैट्स खरीदे गए, कब मनी लुटाया गया, तो टाइमलाइन जो है मैच नहीं कर रही थी। तो फिर पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जजमेंट इस तरह से आया कि उन्होंने कहा कि देखिए साफ साफ तौर पे अभी तो हम नहीं हटा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने एक जांच कमेटी का गठन करने का फैसला किया, जिसमें पाकिस्तान की कई सारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होंगी। इवन जो वहाँ पे जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आईएसआई है, वहाँ की सारी, जैसे हमारे इंडिया में कौन सी होती हैं, सेबी और जो इनकम टैक्स, काफ़ी सारी एजेंसीज होती है ना, वैसे ही पाकिस्तान की कई सारी एजेंसीज का कंबाइन करके एक जांच कमेटी गठन करने का फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि जांच करेगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के करप्शन को। तो अब देखिए अब कई सारी चीज़ें हैं इसमें। अब आर्टिकल क्या कहता है? अब आर्टिकल कहता है कि देखिए वैसे तो करप्शन कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग करप्शन करते हैं और कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट क्या जो ये फैसला लिया उसके क्यों रिपरकशंस हैं और क्यों उन्होंने ऐसा फैसला लिया। ये कहते हैं कि देखिए पहले तो नवाज शरीफ भी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है मिलिट्री और सुप्रीम कोर्ट के फेवरेट थे, लेकिन आजकल जो शरीफ है उन्होंने काफ़ी सारे ऐसी लाइन ले ली है जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। आजकल आपने देखा होगा कि शरीफ काफ़ी बार मिलिट्री को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था पहले शरीफ ने, और काफ़ी अपने जो डिसीजंस हैं वो अलग लेने लगे हैं मिलिट्री से, तो इसलिए वो वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके निशाने पर आ गए हैं। इसलिए जो है वो जांच कमेटी बिठाई जा रही है और शरीफ को एक प्रकार से इस सारे सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा आगे भी। तो आर्टिकल कहते हैं कि करप्शन तो पहले भी किया था शरीफ ने और अभी भी करते हैं, करते ही होंगे, मतलब ऐसा वो कहते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि वो मिलिट्री से हट के लाइन ले रहे हैं, जबकि इमरान खान जो है वो मिलिट्री के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो डीप स्टेट का कंसेप्ट क्या है? देखिए डीप स्टेट का कंसेप्ट ये है कि जब किसी देश की इस्टेब्लिशमेंट में हमने देखा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट, मिलिट्री या फिर जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब आ जाते हैं। जब वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम नहीं करने देना चाहते तो वो डीप स्टेट हो जाता है। जैसे यूएस में भी हमें ये चीज़ देखने को मिली। यूएस में क्या हुआ, ट्रंप जीत के आए, लेकिन ट्रंप ने एक प्रकार से काम नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं सीए या फिर दूसरी जो एजेंसीज हैं सीआईए, और वो रह के लीक करती रहती हैं। ट्रंप को उन्होंने तंग करना स्टार्ट कर दिया, वो कोई काम नहीं कर सके। तो इसलिए थोड़ा बहुत देखने को मिला कि यूएस में भी एक तरह से डीप स्टेट का कंसेप्ट है, समझ गए। तो अब वही बात है कि देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। अब जो सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने तो काफ़ी डीप नॉलेज उनको हो गई है, वो ये सब चीज़ें समझते हैं। जैसे कई बार आमतौर पे न्यूज़पेपर्स में जो कई बार ऐसा कहते हैं कि क्यों नवाज शरीफ से क्यों बात की जाती है, क्यों उनसे बात की जाती है, तो काइंड ऑफ हम तो अब ये चीज़ समझते हैं कि पाकिस्तान में कई सेंटर्स ऑफ पावर्स हैं। अगर भारत नवाज शरीफ से बात नहीं करता है तो बल्कि सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान में ना कई सेंटर्स ऑफ पावर्स हैं, इसीलिए पाकिस्तान के साथ शांति स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना उसकी एग्जिस्टेंस ये है, उसकी रेलेवेंस इसीलिए क्योंकि वो वहां की देश की जनता को, पाकिस्तान को डरा के रखते हैं कि अगर हमको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई तो इंडिया अटैक कर देगा। वो डरा के रखते हैं पाकिस्तान के मिलिट्री वाले। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित हो जाए तो पाकिस्तान की मिलिट्री की रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगी, लोग उनको रिस्पेक्ट देना बंद कर देंगे। इसलिए पाकिस्तान की मिलिट्री है वो जानबूझ के जब भी शांति स्टैब्लिश करने की कोशिश होती है तो वो या तो टेररिस्ट अटैक को अंजाम देते हैं या फिर कुछ ऐसी घटनाएं वो करवाते हैं जानबूझ के जिससे रिलेशंस में स्टेबिलिटी आए ही ना। तो ये सारा आर्टिकल था। अब है देखिए अगला आर्टिकल, लोकपाल से रिलेटेड ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बताइए भाई आपका लोकपाल है कहां।
इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ था पिछले 3-4 साल में लोकपाल का इशू, तो कहाँ क्या स्टेटस है इसका, आप कुछ तो बताइए। तो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि देखिए कोर्ट के पास में पावर्स नहीं है कि वो हमें आदेश दे सके इस प्रकार का किसी लॉ को इन्फोर्स करने के बारे में। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि लोकपाल का बैकग्राउंड अभी क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, कहाँ गलती हुई और किस कारणवश ये रुका हुआ है, वो सब तमाम तरह की बातें हम डिस्कस करते हैं। लोकपाल देखिए एक ओम्बड्समैन है, यानी इसको आप एंटी करप्शन अथॉरिटी भी कह सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करता है और करप्शन की जांच के लिए हमने ये बिल पास किया था। हमने ये कंसेप्ट उठाया था स्वीडन से। लोकपाल की देखिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 की ये बात है, चौथी लोकसभा थी, सबसे पहले 1968 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर में। उसके बाद देखिए बहुत लंबी टाइमलाइन है जो याद करने की आवश्यकता नहीं है। 1963 में क्या हुआ, 66 में, 2002 में, 5 में, 11 में कई बार बिल्स आए, कई बार लैप्स भी हुए, फिर से आए। तो ये सारी जर्नी है, यानी काफ़ी लंबे, यानी आप कहें तो देखिए आप जमा करें तो 30 और 17 50 साल की जर्नी है इनकी। वैसे लिखा भी हुआ है, खामा ऐड करवाया। हाँ तो ठीक है, आगे क्या है, आगे है कि देखिए उसके बाद में बिल आखिरकार इतने लंबे स्ट्रगल के बाद में 2011 में एक बड़ा स्ट्रगल हुआ अन्ना हजारे के द्वारा में, बहुत बड़ी मूवमेंट चली, आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। करप्शन के खिलाफ में सेंटिमेंट्स उभर के आए हमारे देश में, क्योंकि उस समय बहुत सारे करप्शन के स्कैंडल्स देखने को आए, जो 2G 3G 4G नहीं 3G 4G नहीं थे, 2G और CWG, काफ़ी सारे जी थे, और एक रॉबर्ट वाड्रा से रिलेटेड जीजा जी। तो ये सारे जो स्कैंडल्स निकल के आए, तो काइंड ऑफ जो सेंटिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे करप्शन के खिलाफ में, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट आई। तो अन्ना हजारे जी ने उस टाइम पे एक प्रकार से फास्ट टर्न टू डेथ यानी आमरण अनशन किया, तो सरकार ने प्रेशर में आके ये लोकपाल बिल को पास कर दिया। तो लेकिन देखिए कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। लोकपाल बिल को देखिए बना तो दिया गया, कुछ इसके प्रोविजंस ये हैं जो कि प्रीलिम में पूछे जा सकते हैं। लोकपाल बिल के देखिए एक चेयरपर्सन होंगे और 8 मेंबर्स होंगे इसके, ये प्रीलिम में पूछा जा सकता है। तो 50% देखिए इनके जो मेंबर्स होंगे वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे, 50% जो मेंबर्स होंगे लोकपाल के वो जरूरी तौर पे SC ST या OBC माइनॉरिटी वुमेन होना आवश्यक है। तो कौन सिलेक्ट करेगा मेंबर्स को और चेयरपर्सन को, 5 सदस्यीय ये कमेटी सिलेक्ट करेगी। तो सिलेक्ट कमेटी में कौन कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके द्वारा अपॉइंटेड कोई दूसरा जज। और 5वां मेंबर्स कौन होगा, वो होगा इमिनेंट जूरिस्ट। तो उस इमिनेंट जूरिस्ट को सिलेक्ट कौन करेगा, ये चार लोग सिलेक्ट करेंगे जो हैं PM, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया कोई दूसरा जज। तो 4 मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे इमिनेंट जूरिस्ट को। बाद में ये पांचों मिलकर डिसाइड करेंगे कि लोकपाल का चेयरमैन कौन होगा और लोकपाल के मेंबर्स कौन होंगे। समझ गए। तो लोकपाल के जुरिडिक्शन में काफ़ी तरह के जुरिडिक्शन की काफ़ी बड़ी थी, प्राइम मिनिस्टर भी इनकी जुरिडिक्शन में आते थे, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर किसी तरह का करप्शन करते हैं तो उनकी भी जांच ये लोकपाल कर सकता था, जो ये बिल पास किया गया था। अब सेंटर देखिए यह भी कहा गया था उस बिल में कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक मॉडल बिल बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट्स को उस मॉडल बिल को 365 दिनों के अंदर अंदर में पास करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, देखिए उसके बाद में एक जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, देखिए आप सोच के देखिएगा। अब 5 सदस्यीय जो कमेटी है जो हमने यहाँ पे देखा, जो PM और लीडर ऑफ लोकसभा, ये 5 सदस्य हमने जो कमेटी देखी, इनको नाम सजेस्ट कौन करेगा, सिलेक्ट तो ये करेंगे, इनको सजेस्ट कौन करेगा। तो लोकपाल के बिल में यह बात की गई थी कि इनको सजेस्ट करेंगे, नाम वो करेगी सर्च कमेटी। अब लेकिन देखिए सर्च कमेटी तो करेगी, लेकिन सर्च कमेटी को भी सजेस्ट कौन करेगा, DOPT। समझ गए। जो सिलेक्ट कमेटी है प्राइम मिनिस्टर और वो सारे जो पैनल है उनको नाम सजेस्ट करेंगे सर्च कमेटी को, और सर्च कमेटी को कौन सजेस्ट करेगा, DOPT को। तो अब एक बात सोच के देखिए आप, जब DOPT को ही सजेस्ट करने हैं नाम सर्च कमेटी को, फिर बाद में सर्च कमेटी करेगी सिलेक्ट कमेटी को, तो सर्च कमेटी की जरूरत ही क्या है। समझ गए। तो सर्च कमेटी के जो मेंबर्स नियुक्त किए गए थे, चेयरमैन नियुक्त किए गए थे, फाली नरीमन और KT थॉमस, दोनों ने एक प्रकार से रिजाइन कर दिया और कहा कि देखिए बेवकूफ बना रहे हो आप हमें, सर्च कमेटी की जरूरत ही क्या है जब हमारी मर्जी चल ही नहीं रही। या तो हमें आप मौका दीजिए कि पूरे देश में बढ़िया बढ़िया नाम ढूंढ के हम दें ऊपर सिलेक्ट कमेटी को, और सिलेक्ट कमेटी उसमें से नाम ढूंढ के अपॉइंट कर सके लोकपाल। जब हमें DOPT नाम देगी तो हमारा काम तो सिर्फ क्लर्क का रह गया, हमारा क्या काम है बीच में। तो एक और बात ये भी थी, सर्च कमेटी जो नाम ढूंढ के देगी वो सिलेक्ट कमेटी है उन सभी नाम्स को रिजेक्ट कर सकती है। यानी सिलेक्ट कमेटी की मर्जी है कि जो सर्च कमेटी ने नाम्स दिए हैं उनमें से कोई भी नाम को वो लोकपाल का एक प्रकार से ना बनाए और मेंबर्स ना बनाए। तो वही बात होगी ना, फिर सर्च कमेटी की फायदा ही क्या है, वो आगे जाके सिलेक्ट कमेटी उनका वीटो भी कर सकती है और नाम भी DOPT दे रही है। तो 1 साल तक तो देखिए ये कंट्रोवर्सी रही, इस कारण जो है वो लोकपाल नहीं नियुक्त किया गया। बाद में क्या हुआ,
बाद में देखिए ये कंट्रोवर्सी तो ठीक हो गई, लेकिन एक और कंट्रोवर्सी आ गई बाद में। क्या थी वो कंट्रोवर्सी? देखिए हमने देखा कि जो पैनल था जिसको लोकपाल की नियुक्ति करनी थी, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे। यहां पे देखिए, इसमें हमने देखा लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे। अब दिक्कत ये हो गई, जब ये 2014 के इलेक्शंस हुए तो उसमें कांग्रेस को मिली सिर्फ 46 सीटें, और लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए चाहिए 10% सीट्स कम से कम किसी पार्टी को। तो 10% 545 की हमारी लोकसभा हो तो 54 सीट कम से कम होनी चाहिए। तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो कोई बना ही नहीं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं है तो फिर लोकपाल की नियुक्ति होगी कैसे? तो इसके लिए तो चेंज करना पड़ेगा एक्ट को, कि अगर मान लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन कोई ना हो तो अपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा जो लीडर हो वो कर दे, यानी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का लीडर एक प्रकार से काम करे लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह। इस प्रकार की अमेंडमेंट करने की जरूरत थी। तो अमेंडमेंट की तो गई, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लग रहा है, और अब बात यहां पे अटकी पड़ी है। और इसी बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अंजलि भारद्वाज और जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। ये कहते हैं कि देखिए कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुनी, कहा गया 2014 के जब इलेक्शंस के नतीजे आए, जो कि जरूरी है सिलेक्शन कमेटी के लिए, और यहीं पे बात अटक गई। और फिर सरकार एक बिल लेके आई इसमें चेंज करने के लिए, और ताकि एक प्रकार से वही बात जो हमने डिस्कस करी, जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसका लीडर एक प्रकार से काम कर सके, जो अभी हैं फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन सरकार ने क्या किया, इसके साथ साथ और भी कई तरह के चेंजेस लेके आ गए। 10 पेजों का एक बिल लेके आ गई सरकार, बहुत बड़ा, और उसमें काफ़ी तरह के चेंजेस कर दिए, यानी बिल को डाइल्यूट कर दिया गया। तो बिल को जब डाइल्यूट किया गया तो काफ़ी तरह की आवाज़ें उठाई गई अपोजिशन पार्टीज के द्वारा में। फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेज दिया। तो अब ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में रेस्ट कर रहा है, ये बिल वहीं पर है। और उसके बाद में आर्टिकल कहते हैं कि देखिए जब सीबीआई में भी, तो सीबीआई में जो पैनल है वहाँ पर भी है लीडर ऑफ अपोजिशन, तो वहां पे तो सरकार ने जल्दी से अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन यहां पे इतना सारा समय ले रही है सरकार जानबूझ के, ऐसा आर्टिकल क्रिटिसाइज करता है। और भी सरकार ने काफी दूसरे ढंग से जो है वो लोकपाल को डाइल्यूट कर दिया। देखिए लोकपाल जब पास किया गया था उसमें एक प्रोविजन था कि 31 जुलाई 2016 से पहले सेक्शन 44 ऐसा कहता था कि सभी पब्लिक सर्वेंट्स को अपनी अपनी एसेट, अपनी अपना वेल्थ, धन को डिक्लेयर करना आवश्यक है पब्लिक डोमेन के अंदर में। और अगर मान लीजिए लोकपाल की नियुक्ति ना हो तो भी 31 जुलाई 2016 से पहले जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं सभी तरह के अपने एसेट को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन 31 जुलाई 2016 से पहले ही सरकार ने इस बिल में चेंज कर दिया। सरकार ने बिल में चेंज कर दिया, 48 घंटों के अंदर अंदर ये बिल पास कर दिया, और ऐसा कहा गया कि पब्लिक सर्वेंट्स को अपना जो डिस्क्लोजर करना है पब्लिक एसेट का वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो काइंड ऑफ अभी तक लोकपाल तो देखिए नियुक्त हुआ नहीं, उससे पहले ही डाइल्यूट कर दिया गया है बिल को, समझ गए? तो फिर ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी जरूरी चीज़ है, जो भी करप्शन होता है पब्लिक सर्वेंट्स वो क्या करते हैं, पैसा अपने रिश्तेदारों के पास में जमा करवा देते हैं। तो यह चीज़ वो काफ़ी जरूरी थी, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको अपना और अपने रिश्तेदारों का पैसा पब्लिक डोमेन में लाना था। तो काफ़ी जरूरी ये चीज़ थी, और जो कि नहीं लाई गई, और लोकपाल को एक तरह से डाइल्यूट कर दिया गया है। उसके बारे में देखिए वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड ये है कि उस टाइम पे जब ये चेंज किया गया था तो कहा गया था कि देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी को इस तरह का बिल भेजा जाएगा, और लेकिन उसको कभी नहीं भेजा गया। काइंड ऑफ फ्लोर ऑफ द हाउस को मिस रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद में आती है कि देखिए और भी काफ़ी तरह के चेंजेस कर दिए गए सरकार ने। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इस तरह के चेंजेस किए गए कि जो भी करप्ट ऑफिशियल्स हैं और उनको अगर किसी प्रकार का प्रोसिक्यूशन पे चलाया जाता है तो उन पब्लिक सर्वेंट्स को एक प्रकार से ट्राई करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार से। जबकि लोकपाल में ऐसा कहा गया था कि जब पब्लिक सर्वेंट्स को एक प्रकार से जब उन पर मुकदमा चलाया जाएगा तो अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी लोकपाल से। जबकि देखिए लोकपाल तो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जब लोकपाल से नियुक्ति ली जाएगी तो काइंड ऑफ ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट रहेगी। लेकिन सरकार तो कई बार अपने जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बचाती है, और जब भी सरकार से अनुमति लेनी होती है तो जो प्रोसिक्यूशन और ये पूरा मुकदमा है काफ़ी लंबे समय तक चलता है, काफ़ी डिले इसमें होता है, और काफ़ी बार तो जो होता है एक्यूज्ड होता है वो बच के बाहर निकल पाता है, और जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो सफल नहीं हो पाती मुकदमा चलाने में या फिर दोषी साबित करने में। तो एक प्रकार से ये भी एक बड़ा कारण है कि जो इस बिल को डाइल्यूट कर दिया गया है। तो बस यही है इस आर्टिकल में टोटली। ठीक है, तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।